नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज थोड़ा लेक्चर लेट आ रहा है, तो कुछ कारणोंवश आज लेक्चर लेट है, और कल भी जो है वो थोड़ा लेट मिलेगा आपको लेक्चर। और उसके बाद जो है कंटिन्यू जो टाइमिंग सेट की हुई है द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस की लेक्चर की, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो अभी शुरुआत करते हैं कोट के साथ। एवरीबडी इज a जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is a stupid. देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना महान दिमाग जो है ना, ये बात कह रहा है कि हर कोई जीनियस होता है। जितने भी इंसान परमात्मा ने बनाए हैं, जिनको जीवन मिला है, तो हर कोई अपने आप में जीनियस है। कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी हर एक में है जो दूसरे में नहीं है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात समझाने की बात कर रहे हैं। तो अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, जो टैलेंट आपको मिला है उसके ऊपर फोकस करो। ये नहीं सोचो कि दूसरे के पास क्या टैलेंट, मैंने उसको कॉपी करना है। जो चीज आपको इनबिल्ट मिली है ना, तो उसको अगर एनहांस करोगे तो ज्यादा ज्यादा आपको फायदा नजर आएगा। जिंदगी जीने में यहाँ पर आनंद मिलेगा, खुशी होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि अगर आप किसी मछली को इस तरीके से यहाँ पर जज करेंगे कि क्या वो किसी पेड़ पे चढ़ सकती है, तो फिर वो अगर इस तरीके से आप जज करेंगे ना, तो मछली भी जो ना सारी उम्र आपको इसी नजर से देखेगी कि जो मुझे इस तरीके से जज कर रहा है वो मूर्ख ही था, वो स्टूपिड था। ओके, तो ये बहुत अहम बातें हैं जिंदगी को ट्रैक पे लाने की। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, उसके ऊपर फोकस करें और उसी को लेकर आगे बढ़े। और ये है द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, और ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो आज से थोड़ा सा पैटर्न उसमें हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इस तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले कोट होगा, उसके बाद होगा प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, और फिर होगा एडिटोरियल डिस्कशन, और जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जो बातें हम यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन में जिस भी मुद्दे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करें, तो आपको ये सीखना है कि जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से एक्ट को याद रखना है, किन किन मुद्दों के हिसाब से। और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो डेली बेसिस पे डिस्कस होगा। और ये वाले जो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स होंगे, इससे हम शुरुआत करेंगे। और इसमें भी ऐसा है कि जितने सारे यहाँ पर पेजेस हैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये फोकस फैक्ट्स जो है, ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स आपको काफी फायदा देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा लेक्चर आपको बहुत फायदा देने वाला है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चाहे आप आरबीआई की कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस की कर रहे हो, चाहे आप एसबीआई की कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, तो कोई भी एग्जाम जो है आपका क्रैक हो सकता है, अगर इस तरीके से आप फॉलो करके चलते हो। थॉरोली पूरा न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ शेयर कर देना। और इस जो भी यहाँ पर लेक्चर डिस्कस होता है उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर गिवन होता है। उसका यहाँ पर लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स की। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात आ रही है, तो वो है यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके बारे में। तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अभी क्या हुआ है कि इनका जो वॉल्यूम था, इनका जो ट्रेड चल रहा था, तो उसमें काफी यहाँ पर हिट देखने को मिला है। मतलब जिनकी वैल्यू है काफी, इनकी गिर चुकी है। तो सबसे जो टॉप मोस्ट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है पूरे वर्ल्ड की, वो है बिटकॉइन। तो उसका ये सिंबल है बिटकॉइन का। इसकी जो वैल्यूएशन थी ना, ये 61,000 तक ये पहुंच चुकी थी पिछले हफ्ते तक। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इसकी जो वैल्यूएशन है, इसमें इसको एक झटका लगा है। तो ये बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते यहाँ पर $57,000 यहाँ पर यूएस डॉलर के बराबर था एक बिटकॉइन, जो कि गिरकर यहाँ पर आ गया $32,000 तक। ओके, हालांकि दोबारा से ये उछाल इसमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर 39,000 तक ही रहा। इससे एक्सीड ये नहीं कर पाया। तो कहाँ 57,000, कहाँ ये 39,000, मतलब इतना गिरावट इसकी यहाँ पर वैल्यूएशन में आ गई। तो एक बिटकॉइन जो है ना, अभी 39,000 यूएस डॉलर के बराबर है।
ओके, तो अभी ये क्यों हुआ, इसमें फॉल क्यों देखने को मिला? तो सबसे पहला रीजन तो ये कि 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, जो एलॉन टेस्ला है, सॉरी एलॉन मस्क है, जो जो कि टेस्ला के सीईओ है, फाउंडर भी हैं, सीईओ हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां बनाते हैं। तो इन्होंने 1.5 महीने पहले क्या किया था, बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की थी बिटकॉइंस में। ओके, ये बिटकॉइन जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इन्होंने पिछले वीरवार को क्या कहा कि अभी वो यहाँ पर बिटकॉइंस को और जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके थ्रू जो है कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, जिसके चलते पहला इम्पैक्ट इसलिए पड़ गया कि इसकी वैल्यूएशन में यहाँ पर कॉन्फिडेंस में गिरावट देखने को मिल गई। तो देखो ना, कोई भी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीज हमेशा देखते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है किसी किसी भी कमोडिटी में। तो यहाँ पर टेस्ला की बात करें तो ये बड़ा प्लेयर था। तो अभी ये यहाँ पर अपने अपने हाथ पीछे खींच रहा है, तो जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया था तो वो भी पीछे खींचेंगे। वो भी कहेंगे कि हम यहाँ पर क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, पता नहीं कल को हमें फायदा होने वाला है या नहीं फायदा होने वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है बिटकॉइन के क्षेत्र में, क्रिप्टो करेंसीज के क्षेत्र में। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइना की। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, तो उसने भी यहाँ पर एक मूव चला है हाल ही में। तो उसने क्या किया है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर पेमेंट कंपनी है चाइना की, तो वो यहाँ पर अपनी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर एक ये भी इम्पैक्ट हो गया, दो इम्पैक्ट लगातार इसके ऊपर बढ़ गए, जिसके चलते इसकी वैल्यूएशन में इतनी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। अभी बात करते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिप्टो यूनिवर्स है, वो यहाँ पर अभी एफ यू डी में पड़ गया। तो एफ यू डी का मतलब है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ओके, तो यहाँ पर डर है, अनिश्चितता है, और यहाँ पर शक का यहाँ पर जो है ना बादल मंडरा रहे हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। उनको भी पता नहीं चल रहा कि वो बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बरकरार रखें या वापस खींच लें। ओके, तो अभी अ, ये यहाँ पर सिनेरियो बनता जा रहा है लगातार। ओके, तो अभी इंडियन जो यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कि अभी जो उनका जो जितना स्टॉक उनके पास है वो बेचेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर में क्या इसका सिचुएशन रहेगा, क्योंकि अभी कल की ही बात कर रहे हैं कि गूगल पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चीज सर्च की गई है ना, वो यही चीज की गई कि विल बिटकॉइन एवर राइज अगेन, क्या बिटकॉइन दोबारा उछाल इसमें आएगा। तो गूगल में देखो, ये चीज दोबारा से सर्च इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी बिटकॉइन के हिसाब से, क्योंकि अगर कोई एक बिटकॉइन भी खरीदता है तो उसकी वैल्यूएशन अगर यहाँ पर 40,000 यूएस डॉलर तक भी रहती, तो ये बहुत ज्यादा रकम है। इसको दोबारा अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर को, तो ये बहुत ज्यादा रकम हो जाती है। ओके, तो अभी इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉइन डीसीएक्स, तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। वजीर एक्स, तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी। तो इनमें भी यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इनकी वैल्यूएशन जो है यहाँ पर पिछले महीनों के मुकाबले जो है यहाँ पर इनकी यहाँ जो ग्रोथ है, इसमें गिरावट गिरावट जो है देखने को पाई जा रही है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ी यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आती है इथीरियम। ओके, तो ये कुछ करेंसीज हैं जिनका आप नाम याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा इंडिया का कंसर्न भी यहाँ पर सुनते हैं। भारत सरकार क्या करने जा रही है, भारत सरकार अभी इन्हीं क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर एक यहाँ पर पार्लियामेंट में बिल लेकर आने वाली है। और उस बिल के चलते क्या होगा कि बैन लगा दिया जाएगा इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भारत में। कहने का मतलब कि भारत में चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी है, आने वाले समय में फ्यूचर में कोई भी प्रचलन आपको भारत में नहीं देखने को मिलेगा। और इंडियन इन्वेस्टर्स भी जो है, वो भी फिर बाद में ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। और ये बिल ऐसा होगा कि 90 दिनों का यहाँ पर समय दिया जाएगा लोगों को, कि 90 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी ने यहाँ पर क्रिप्टो एसेट रखा है, उसको बेच दिया जाए। ओके, उसको अपने पास नहीं रखना। अगर अपने पास रखोगे तो यहाँ पर जेल हो सकती है यहाँ पर, और फाइन भी हो सकता है। तो ये ऐसा लॉ यहाँ पर बनाने जा रही है भारत सरकार। और दूसरी और एक बार और ध्यान रखें, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, ये चलती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, इसको भारत नहीं छोड़ेगा, इसको भारत बैन नहीं करेगा, सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेगा। तो अभी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके भारत सरकार, जो आरबीआई है हमारा, वो अपना एक क्रिप्टो एसेट लॉन्च करेगा भारत में, जिसका नाम हो सकता है भारत कॉइन रखा जाए। तो ये यहाँ पर न्यूज है। ओके, भारत कॉइन, जैसे ये बिटकॉइन है ना, तो इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये कोई 1 रुपए का सिक्के जैसे नहीं है, या $1 के सिक्के जैसे नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबल है जो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका फिजिकल फॉर्म में कोई भी यहाँ पर जो ना वजूद नहीं। तो इसी तरीके से भारत कॉइन जो है, भारत सरकार यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करेगी। और दूसरा जो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, तो यहाँ पर पी फाइजर के बारे में। तो पी फाइजर कहाँ की कंपनी है, तो ये पता होना चाहिए, ये कंपनी अमेरिका की है।
ओके, तो अभी ये भारत में सप्लाई भेजने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जितने भी सप्लाई आएगी वो सिर्फ यूएस से आएगी या फिर जो यूरोप में इनके प्लांट्स है वहां से आएगी। ओके, तो यहाँ पर अभी किसी लोकल कंपनी के साथ ये बातचीत नहीं कर रही है भारत में कि भारत में जो है यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाए पी फाइजर की। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि जो इनका mRNA जो टेक्नोलॉजी है, वो रिबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर शेयर नहीं करेंगी भारतीय कंपनीज के साथ। तो यहाँ पर कंपनी अभी रिलाई करेगी इसके जो यूएस में या ईयू में जो प्लांट्स है वहां से। तो यहाँ पर एक बार ही बात करें कि अगर पैंडेमिक सप्लाई फेज अगर ओवर हो जाता है, सो इट विल एवेल्युएट एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब और जो यहाँ पर संसाधन जुटाए जाएंगे, किस तरीके से सप्लाई बढ़ाई जाए भारत में, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि बहुत सारी सरकारें, डब्ल्यूएचओ, तो यहाँ पर वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, मेकर्स को कह रही हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। किनको, जो जो कंपनीज यहाँ पर एशिया में काम कर रही हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में या फिर अफ्रीका में काम कर रही हैं। तो पी फाइजर जो है, जो उसका जर्मन पार्टनर है बायो एनटेक, तो पिछले महीने की यहाँ पर बात करें कि उन्होंने अनाउंस किया है जो एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसके चलते बात कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में मदद करेंगे और यहाँ पर सप्लाई बढ़ाएंगे। तो जॉइंट वेंचर बनाकर चल रहे हैं हांगकांग की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। और ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर जो है बनता नजर आ रहा है अभी। मतलब ये है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अभी भी, क्योंकि अभी कोई टाई अप वगैरह, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह पी फाइजर की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ओके, और इसके अलावा बात करें कि जो कंपनी है पी फाइजर, ये चाह रही अगर भारत में अपनी वैक्सीन लाती है तो फ्यूचर में जो भी एडवर्स इवेंट होते हैं वैक्सीन के चलते, मतलब अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसका यहाँ पर कोई इल्जाम इसके ऊपर ना आए। ओके, तो ये यहाँ पर बात ये भी रखी जा रही है। और तीसरा जो यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, तो यहाँ पर अभी नई थ्योरी लेकर जो है रिसर्च की जा रही है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या है ये? तो यहाँ पर गवर्नमेंट यही चाह रही है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि चाह रही है कि यहाँ पर अभी जितनी भी कोविड-19 वैक्सीन है इनको मिक्स करके यूज किया जाए। ओके, तो अगर ऐसा ऐसा अलाउ किया जाता है तो आने वाले समय में भारत को ही मदद मिलेगी कि अपनी जो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको स्पीड अप किया जाए। तो ये जो बॉडी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, तो इसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके ऊपर ही दारोमदार है कि किस तरीके से वैक्सीन के ऊपर हम फोकस करें, क्या रिसर्च करें, क्या यहाँ पर कुछ भी चीज होती है तो इसके बारे में ये बताते हैं हमें। तो ये अभी बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में जो वैक्सीन है तो उनको यहाँ पर मिक्स्ड एंड मैच्ड, ये वाला यहाँ पर फंडा अपनाकर जो हम यहाँ पर चलें, क्योंकि अभी यूके और स्पेन में यहाँ पर इसके रिगार्डिंग स्टडीज हुई हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट जो है, अच्छे रिजल्ट जो है वो पाए गए हैं जब अगर मिक्स करके किसी डोज को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि इससे हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई क्रंच है, तो यहाँ पर उससे भी हमें यहाँ पर निर्यात देख, जो यहाँ पर जो आफत आई हुई उसको, उससे हम बच सकते थे। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल स्टडी है वो क्या कह रही है, यूके ने यहाँ पर जो है ट्रायल किए हैं, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट जो है, एनकरेजिंग रिजल्ट जो है निकल यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्स की है दो वैक्सीन, पहली है पी फाइजर, दूसरा है एस्ट्राजेनेका डोसेज। तो एस्ट्राजेनेका फॉर्मूला ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और ये पी फाइजर ये अमेरिका की है। दोनों डोसेज को मिक्स करके, तो थोड़ा सा डोज एक वैक्सीन में से ले लिया और थोड़ा सा डोज दूसरी में से ले लिया, तो दोनों को एक ही इंजेक्शन में मिक्स करके यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अभी जो स्टडी, जो रिजल्ट आ रहा है वो कह रहे हैं कि ये सेफ है और यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें मिल रही है जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर स्पेन की बात करें कि सिमिलर रिसर्च यहाँ पर पाई गई है, जो यहाँ पर दो वैक्सीन को मिक्स करके लगाया, तो ये हाईली सेफ था और यहाँ पर इफेक्टिव भी था। ओके, तो अगर इंडिया की बात करें, सो देयर मे नॉट बी ए प्रॉब्लम इन मिक्स एंड मैच अप्रोच एज ऑल वैक्सीन टारगेटिंग सेम वायरस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल यही बात बोल रहे हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है ये सेम बात कह रही है कि हम भी यहाँ पर सेम ही ऐसा फॉर्मूला लगाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है वो वेरी करती है, थोड़ा यहाँ पर कॉम्बिनेशन परमुटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट हो सकता है अगर यहाँ पर अलाउ किया जाए। तो सेफ्टी सेक्टर के, आप यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर के ऊपर यहाँ पर फोकस करके ही हम यहाँ पर आगे बात बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है किसी दो देशों में स्टडीज हो गई तो उसको उसी का रिजल्ट लेकर हम भी आगे इम्प्लीमेंट कर ले, तो ये बात कही जा रही है। और आगे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सेकंड वेव्स के बारे में। तो सेकंड वेव जो ये कोरोना वायरस की आई, जिसके चलते इकोनॉमी का नुकसान होना शुरू हो गया, जिसके चलते जो कंज्यूमर सेक्टर है तो यहाँ पर वो अभी पैसा स्पेंड नहीं कर रहे, पैसा जो है बचा कर रख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सेक्टर हिट हुए हैं, तो यहाँ पर फैशन सेक्टर की बात कर रहे हैं कि हार्डेस्ट हिट इसको देखने को मिला है। और यहाँ पर जो नॉन मेट्रो मार्केट्स हैं तो वहां पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
तो नॉन मेट्रो मतलब मेट्रो सिटीज कौन सी है हमारी? हमारे मेट्रो शहर कौन से हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हम काउंट करते हैं? तो 10 लाख से ज्यादा वाले जो नॉर्मल जो यहाँ पर हमारे मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ओके, जिसके अलावा मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सभी मेट्रो सिटीज हैं भारत की। तो अभी नॉन मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो इनकी कैटेगरी में नहीं आते, कि जिनकी आबादी थोड़ी कम भी है, तो वहां पर भी इम्पैक्ट सेकंड वेव का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑर्डर वॉल्यूम इन अप्रैल कंपेयर्ड विद मार्च। तो ये अभी पिछले महीने के साथ यहाँ पर मार्च और अप्रैल को यहाँ पर कंपेयर करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो गिरावट कितनी आई है, कंज्यूमर के जो ऑर्डर है वो कितने कम हो गए। तो यहाँ पर फैशन एक्सेसरीज की बात करें -22%, आई वियर के यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 33% की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ इन दोनों सेक्टर्स में डिमांड है अभी, तो ये पॉजिटिव में है। लेकिन ये जो है कुछ नेगेटिव्स में है, मतलब यहाँ पर डिमांड बहुत कम हो गई। तो ओवरऑल यहाँ पर -11% जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर। और आगे जो बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर मैक्रोमाइकोसिस, तो यहाँ पर जो इस नाम की जो बीमारी जिसको कि ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, तो अभी इसके केसेस बढ़ते जा रहे लगातार भारत में। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट्स को कह रही है कि इसको यहाँ पर नोटिफाइबल डिजीज बनाए, इसको महामारी घोषित की जाए। तो यहाँ पर इसके चलते इसको सही करने के लिए जो यहाँ पर मेडिसिन चाहिए उसकी भी शॉर्टेज आ रही है। तो उसका नाम यहाँ पर है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये इसका नाम है इस दवाई का। तो ये ड्रग है जो कि इस बीमारी को निपटने के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखो इस बीमारी में क्या हो रहा है, जिसको ब्लैक फंगस हम बोलते हैं, दूसरा नाम भी याद रखें इसका, ओके, म्यूकोरमाइकोसिस माइकोसिस इसका नाम है दूसरा। तो ये देखो आंखें लाल होना शुरू हो जाती है। तो ये तो सिर्फ शुरुआती सिम्टम्स यहाँ पर दिखाए। इसका जो आगे का रिजल्ट है वो बहुत भयानक है, आंखें निकालने की यहाँ पर नौबत आ रही है। तो इस इतनी यहाँ पर ये बीमारी जो है भयानक होती जा रही है। ऐसा नहीं कि अभी ये नए दौर से शुरू हुई है, अभी कोविड के चलते ही मतलब ये बहुत घातक रूप यहाँ पर तैयार कर रही है। ओके, तो ब्लैक फंगस कोविड के चलते बहुत बुरी हालत यहाँ पर कर रही है आंखों की। तो यहाँ पर स्किन में भी यहाँ पर जो है खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अभी तो ब्लैक फंगस की बात करें ना, तो अभी हाल ही में न्यूज आई है व्हाइट फंगस भी आ गया है, वो भी आंखों को ही डैमेज करता है। व्हाइट फंगस यहाँ पर ज्यादा जानलेवा है ब्लैक फंगस के मुकाबले में। तो ब्लैक फंगस तो पहले ही यहाँ पर बहुत खतरनाक था, अब अभी व्हाइट फंगस आ गया तो अभी इससे भी ज्यादा है। तो अभी एडिटोरियल्स आएंगे अभी फर्दर, कल या परसों, तो व्हाइट फंगस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी आगे बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नए ड्रग की अप्रूवल भी दे दी है। यहाँ पर 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनको कहा गया है कि आप जो है एम्फोटेरिसिन बी का जो है निर्माण करना शुरू करें। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें, तो यहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि हमें इस दवाई की शॉर्टेज है, हमें ये चाहिए, तभी हम इस बीमारी से मुकाबला कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। तो पिछले 2 दिनों की बात चले, 2 दिनों से अभी यहाँ पर कोई भी सप्लाई रिसीव नहीं हुई है हॉस्पिटल्स में, तो दिक्कत आ रही है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो फार्मा कंपनीज है, तो ऑलरेडी यहाँ पर वो अपनी उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर अभी तक जो यहाँ पर इंडियन कंपनीज ने जो ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किए हैं, तो यहाँ पर 6 लाख यहाँ पर इस ड्रग की बात कर रहे हैं ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ओके, तो अभी इनकी डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द ये दवा हमें दी जाए। और भारत सरकार यहाँ पर एक लेटर में राज्य सरकारों को कह रही है कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि इस ब्लैक फंगस की बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज अपने अपने राज्यों में घोषित करें अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो यहाँ पर इसके चलते इसका मतलब ये है कि अपनी जो बीमारी आपके राज्यों में जो केसेस देखने को मिल रहे हैं उनको आप महामारी घोषित करें। तो किन्होंने अभी भी कर दिया है, अभी बात कर रहे हैं राजस्थान तेलंगाना। तो इन 2 राज्यों ने अभी इसको महामारी घोषित कर दिया, किसको, ब्लैक फंगस को। किस एक्ट के तहत, एपिडेमिक्स यहाँ पर एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। तो 1897 में ये बनाया गया था एक्ट, अंग्रेजों की सरकार थी उस समय। ओके, हमारा जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसको अभी हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो उस समय वहां से ये पास हुआ था, एक्ट बना था। इसको बनाने का रीजन ये था कि प्लेग फैला था बहुत बड़े पैमाने पर, कहां पर, बॉम्बे में। तो वहां पर इस एक्ट बनाने के बाद अथॉरिटीज को पावर दे दी गई कि जिस तरीके से भी, जिस एरिया को आपने कंटेनमेंट जोन बनाना है आप बनाइए, और जिस तरीके से भी आप स्प्रेड रोक सकते हैं इस बीमारी का आप रोकिए। तो उस समय बनाया गया था ये प्लेग के लिए। प्लेग किस किस यहाँ पर जानवर की वजह से फैला था, उस जानवर का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो यहाँ पर अभी इस एक्ट के तहत क्या होगा, तो अभी जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस,
तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी जाएंगी स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग, डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, यहाँ पर कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करके चलना है, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करके उनको फॉलो करना होगा। दूसरा यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी यहाँ पर जो भी बात कही जाएगी मैंडेटरी यहाँ पर होगी कि जितनी भी तरह की फैसिलिटीज होंगी रिपोर्ट करना है सही यहाँ पर समय पर कि कितने केसेस आपके राज्यों में पाए गए हैं, कंफर्म केसेस कितने हैं, कितने के ऊपर आपको शक है कि केसेस निकल के आ सकते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है टाइमली मैनर में थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तौते की बात कर रहे हैं। तौते अभी जो ये तूफान आया है तो काफी ना चाहते हुए भी मतलब ये अपना जो इम्पैक्ट है ये डालकर चला गया है। तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे जिनके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पर कुल मिलाकर 98 हॉस्पिटल्स की बात करें कि जो डैमेज हुए थे साइक्लोन तौते के द्वारा। तो अभी दोबारा से यहाँ पर काम शुरू हो गया। इसके अलावा 32 ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी काम जो है करना बाकी है, अभी वो रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो आर्मी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट हो प्रोवाइड की। तो यहाँ पर तौते की चलते यहाँ पर कुल मिलाकर 168 जो मृत्यु है यहाँ पर हो चुकी है भारत में, जिसमें से 70 गुजरात में है, 49 यहाँ पर जो है ओएनजीसी में जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। ओएनजीसी का यहाँ पर एक बैराज था जहाँ पर काम करे, तो वहां पर ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। तो नेवी की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर 186 के आसपास जो है उनको रेस्क्यू किया है, जिसमें 26 अभी भी मिसिंग है, जो कि यहाँ पर कोस्टल एरियाज में ज्यादातर लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके चलते मतलब काफी खराब सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो सर्च है वो अभी भी जारी है। तो यहाँ पर 31 शिप्स लगाए हुए हैं यहाँ पर P-81। ओके, तो यहाँ पर ये मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है जिनको जहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। 18 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं इस तूफान के चलते। इस तूफान के बारे में पूरी डिटेल मैंने कल भी बताई थी। कल जो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल डिस्कस हुआ था उसको आप वॉच कर सकते हो। उसमें आपको और काफी कुछ जानने को मिलेगा, कैसे इसका नामकरण हुआ है, कौन से देश ने ये नाम सजेस्ट किया है। तो ये नाम सजेस्ट किया है म्यांमार ने। ओके, तो अभी इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो पावर बैकअप है वो यहाँ पर बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। जो कोविड-19 हॉस्पिटल्स हैं केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दीव एंड लक्षद्वीप। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं यूके के बारे में। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो अभी ये क्या करने जा रहा है, ये दोबारा से जो इसका नेशनल रेल नेटवर्क है ना उसको रीयूनिफाई करने जा रहा है। तो ये दोबारा से इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर लेकर आएंगे। तो अभी कौन सी पार्टी की सरकार है यूके में, तो अभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है यूके में। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ओके, तो अभी अभी ये क्या बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटेन है वो प्लान कर रहा है कि नेशनल रेल नेटवर्क जो है उसको दोबारा से गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर लेकर आया जाए। ये रिवर्स करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ड्राइव कैरिड आउट बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ऑफ 1980s एंड 1990s। मतलब कि इन्हीं की पार्टी की सरकार थी 1980s के दौर में और 1990s के दौर में जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था रेलवे का। ओके, जो नेशनल रेल नेटवर्क है उसका मतलब नेशनल जहां पर बात आ गई मतलब पूरे देश का जो नेटवर्क है उसको प्राइवेटाइज यहाँ पर किया था। कंट्रोवर्शियल मतलब कि कंट्रोवर्सी भी उस समय रही थी। तो अभी नया प्लान जो है वीरवार को अनाउंस किया गया है। तो गवर्नमेंट अभी एक नई एंटाइटी बनाएगी, ओके, जिसका नाम हो सकता है ग्रेट ब्रिटिश रेलवेज। ओके, ग्रेट ब्रिटिश रेलवेज सरकारी संस्था ये होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डेट विल ऑन ऑल रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेट मोस्ट फेयर्स एंड शेड्यूल्स, कलेक्ट टिकट रेवेन्यू एंड रन ए सिंगल टिकटिंग वेबसाइट। तो सारा काम रेलवे का लगभग ये खुद से जो है ना सरकार अपने हाथों में लेगी। तो प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी, प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेन को ऑपरेट करेंगी अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द स्टेट। ओके, तो अभी क्या है, सारी सुविधा जो कंज्यूमर को देनी है, जैसे किराए के मामले में, शेड्यूल्स के मामले में, कौन सी गाड़ी कब आएगी, ओके, टिकट का रेवेन्यू जो भी इकट्ठा करना है, सारा कुछ यहाँ पर सरकार करेगी। और रेलवे के जो रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी जो ऑनरशिप होगी वो सरकार की होगी। लेकिन ट्रेनें जो है ना, जो ट्रेन चलेंगी वो अभी भी यहाँ पर प्राइवेट ही होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसके साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा प्राइवेट कंपनीज का। प्राइवेट कंपनीज कहेंगे कि हम अपनी ट्रेन चलाएंगे आपके पटरियों के ऊपर, आपके जो रोड रेल नेटवर्क है उसके ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के चलते इनको रेवेन्यू दिया जाएगा जो प्राइवेट कंपनीज है। तो यहाँ पर इस तरीके से मॉडल में बदलाव लाया जाएगा। और दूसरी ओर अगर भारत की बात करूं तो भारत में अभी 2 प्राइवेट ट्रेन जो है वो चल चुकी हैं, फुल फ्लैज जो प्राइवेट है, जिनका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस के 2 रूट्स इन्होंने चलाए हैं।
ओके, इसके अलावा और यहाँ पर नई प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही है, तो उसकी प्लानिंग और मतलब ज्यादा भारत सरकार कर रही है कि आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन किया जाए रेलवे का। ओके, तो आप अभी क्या सोचते हो कि रेलवे का फुल फ्लैज प्राइवेटाइजेशन होना क्या सही है भारत जैसे देश के लिए, जहां पर इतनी आबादी है, मतलब 140 करोड़ के आसपास आबादी पहुंच चुकी है, तो हर कोई क्या, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो अफोर्ड कर पाएगा रेलवे की सुविधा? आप क्या सोचते हो, क्या जो ये ब्रिटेन जो मॉडल फॉलो करके चल रहा है, तो वैसा ही मॉडल क्या भारत को यहाँ पर लागू करना चाहिए? ओके, जैसे मतलब ट्रेन जो है प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे, बाकी सारा जो है दारोमदार सरकार देखेगी, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी अगर हम बात करें, कहाँ पर कौन सा मॉडल फेल हुआ, कैसे दुरुस्त किया, ओके, ये सब चीजें। तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां पर, गवर्नमेंट किसकी है? बोरिस जॉनसन की। तो इन्होंने बड़ी सीधी सीधी बात कही अपने स्टेटमेंट में, तो ये कह रहे हैं कि क्वार्टर सेंचुरी ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, मतलब एक सेंचुरी का एक हिस्सा, यहाँ पर चौथा हिस्सा, मतलब जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग मतलब सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया गया। एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती यहाँ पर एक तरीके से संसाधनों का एकजुट मतलब जो प्राइवेट हाथों में यहाँ पर चीजें दे दी, जिसके चलते काफी यहाँ पर किराया बढ़ गया। तो ये चीजें यहाँ पर बात करें कि महंगी चीज हो गई यहाँ पर, अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर 1990s की अभी हमने बात की है कि तब से इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो रेल रोड यहाँ पर बात, जो रेल नेटवर्क की जो ये पटरी होती है, अभी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये किया गया था 1990s में प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के यहाँ पर अंतर्गत। तो उनकी यहाँ पर सरकार थी उस समय, तो वो भी सेम ही पार्टी से बिलोंग करते थे। ये इनकी खुद की स्टेटमेंट है बोरिस जॉनसन की, आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन रेल बट फॉर टू लॉन्ग पैसेंजर्स हैव नॉट हैड द लेवल ऑफ सर्विस दे डिजर्व। तो मतलब जिस तरीके की सर्विस चाहिए वो लेवल सर्विस का नहीं दिया जा रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो दूर के पैसेंजर खासतौर पर अगर उनकी बात करें, तो ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर ब्रिटिश रेल रोड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेचा गया यहाँ पर और स्टेट ऑन जो एसेट्स थे प्राइवेट कंपनीज को। तो ये किसके द्वारा बेचा गया था? अंडर द प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर। तो ये मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर थे, उनसे पहले जो यहाँ पर पीएम थे, उनके द्वारा यहाँ पर ज्यादातर चीजें पहले ही बेच दी गई थी। ओके, और आगे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। मैन्युफैक्चरर्स मतलब कौन सा सेक्टर के मैन्युफैक्चरर? खास तौर पे जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हार्डवेयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर्स यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, ओके, तो उसमें बहुत सारे हार्डवेयर के यहाँ पर प्रोडक्ट लगे हैं। ओके, तो जैसे आपका जो पूरा का पूरा स्क्रीन हो गया, ठीक है, जो भी आपका जो मदरबोर्ड है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर चीजें लग रही हैं जो कि प्रोडक्ट के तौर पर लगी हुई हैं आपके यहाँ पर डिवाइस पे, जैसे कीबोर्ड हो गया, ओके, माउस हो गया, तो ये सभी हार्डवेयर है। इनके बगैर में यहाँ पर बात नहीं बनेगी। दो चीजों से यहाँ पर कंप्यूटर चलता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बिना अगर बात कहो कि सॉफ्टवेयर चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर मोबाइल फोन ही नहीं होगा स्मार्टफोन की फीचर वाला, तो यहाँ पर एप्स कैसे चलेगी? तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो हार्डवेयर जो इंडस्ट्रीज है, मतलब वो अभी नाखुश है, खफा है। भारत सरकार जो यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव दे रही ना, उसके रिगार्डिंग। तो अभी पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये भारत सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है अलग अलग 13 सेक्टर्स के लिए, जिसमें से आईटी हार्डवेयर भी एक सेक्टर है, जिसमें भारत सरकार इंसेंटिव देगी। जितने भी यहाँ पर, जितने आप जरा यहाँ पर प्रोडक्शन निकालेंगे, उसकी उसकी जितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक सेक्टर के लिए कुछ थ्रेश होल्ड रख रही है कि यहाँ पर एक सीमा रख रही है कि अगर उस सीमा को आप क्रॉस कर जाते हो उस अपनी प्रोडक्शन के मामले में, तो जितनी यहाँ पर वैल्यूएशन की, जितनी वैल्यू की आपने प्रोडक्शन की है, उसका यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है आपको इंसेंटिव के तौर पर भारत सरकार देगी। लेकिन अभी आईटी हार्डवेयर के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या बात कर रहे हैं? वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अभी जो ये पूरा 7,325 करोड़ का जो बजट है जो कि एलोकेट किया हुआ है आईटी हार्डवेयर सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू, तो ये मतलब उसकी बात करें कि आधा बजट जो है ना, वो अनयूज ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर 19 कंपनीज की रिगार्डिंग हम बात करें कि उनको मतलब इंसेंटिव बनता मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज बात ये कह रही है? डेल कह रहा है, विस्ट्रॉन, यहाँ पर फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, तो ये इकट्ठे मिलकर जो है बात कही जा रही है। ओके, तो अभी ये बात कह रहे हैं कि कमिटिंग टू प्रोड्यूस फार लोअर देन एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इंसेंटिव जो यहाँ पर दे रहे हैं ना, बहुत कम दे रहे हैं। ओके, जितना यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बहुत कम है। तो अभी खफा है, मैन्युफैक्चरर्स खफा है कि जो इंसेंटिव, लो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो अभी ये सिर्फ 1 से 4% का ही रिवॉर्ड जो है ना, इंसेंटिव जो है ये ऑफर कर रहा है। ओके, तो 1 से लेके 4% के बीच में।
अगर ज्यादा जितनी यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होती जाएगी तो मैक्सिमम 4% ही आपकी जो टोटल वैल्यूएशन होगी प्रोडक्शन की, उसका मैक्सिमम 4% के हिसाब से ही आपको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, तो अभी ये बात कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से इंसेंटिव मिलेगा ना, तो मतलब कि हमें कंपनसेशन नहीं मिल रही है। जो यहाँ पर जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रही है इंडिया में, ओके, तो अभी उसके चलते जो हमें डिसेबिलिटीज हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई भी नहीं हो रही है। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं, तो shifting production to India of duty-free products like laptops, tablets and data servers from countries like China and Taiwan। तो चाइना और ताइवान से ज्यादातर जो है ये अपना सामान, अपना प्रोडक्शन जो प्लांट है उसको शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया में। देखो भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार एक तरीके से इंसेंटिव का लालच दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग 13 सेक्टर्स में, जो कि आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रख रहे हैं, मतलब काफी ग्रोथ होगी उन सेक्टर्स में, तो उन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए, तो बाहर की कंपनी भी चाइना ताइवान जैसे इलाकों से अपने प्लांट उठाकर भारत में आ रही है। तो ये एक तरीके का इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे, जो 19 कंपनीज हैं इन्होंने यहाँ पर स्कीम के तहत अप्लाई किया था। ओके, तो यहाँ पर गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे स्कीम के तहत। तो यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो थ्रेश होल्ड है जो गुड्स है, तो मतलब वो कितना यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन रखी हुई है, वो है 1.60 लाख करोड़। तो अभी ये कंपनीज जो है ना, अपने आप में ये बात कर रही है कि हम तो ये प्रण लेते हैं कि हम जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन जिस वैल्यूएशन की करेंगे, तो वो यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी हुई है थ्रेश होल्ड की, मतलब वो है 1.60 लाख करोड़ की, मतलब यहाँ तक करेंगे, मतलब इतनी वैल्यूएशन के प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो ये 19 कंपनी से बात कर रही है जो अलग अलग लैपटॉप या कंप्यूटर के मामले में जो भी है हार्डवेयर जो भी चीजें ये बना रही है। तो यहाँ पर 60,000 करोड़ यहाँ पर उसकी जो है, और यहाँ पर बात करें जो कि एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे आने वाले 4 सालों में जो भी एक्सपोर्ट होगा इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पर बात करें कि ये बहुत कम है यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन का जो है प्रोडक्शन निकाले हम, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर जो है जीडीपी राइज होगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी इसका मतलब है कि ज्यादा प्लांट चाहिए, ज्यादा प्लांट चाहिए इसका मतलब ज्यादा जॉब्स निकलेगी, ज्यादा जॉब्स निकलेगी तो यहाँ पर दोनों तरफ से फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, देश की यहाँ पर जो है पर कैपिटा इनकम वो भी राइज होने की देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ अगर ज्यादा प्रोडक्शन निकल रही है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम यहाँ पर ये 19 कंपनीज यहाँ पर प्रोडक्शन निकालने की बात कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो चाह रही है कि प्रोडक्शन आउटपुट कम से कम निकले, वो निकले 3.26 लाख करोड़ की, कि जिसमें से यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 45 लाख करोड़ का कम से कम एक्सपोर्ट हो। ओके, तो ये यहाँ पर 4 साल, आने वाले 4 सालों की ये बात कर रहे हैं, किसी एक साल की बात नहीं कर रहे। तो मतलब कम से कम इतना तो फायदा हो, इतने बड़े पैमाने पर तो हम यहाँ पर आईटी हार्डवेयर में इतना आगे बढ़े, तो ये भारत सरकार चाह रही है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो एडिटोरियल नंबर 1 में बात कर रहे हैं रिवर्स मॉर्टगेज। तो अभी ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी देखो पैंडेमिक के चलते काफी नुकसान होता जा रहा है सोसाइटी का, तो आजीविका जो है वो जारी है, संसाधन नहीं है पैसा जुटाने का, लेकिन पैसा चाहिए हाथों में, जिसके चलते की बात बन पे, तो भी उसी का सोल्यूशन जो है यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। तो अभी इस आर्टिकल की शुरुआत में ऑथर बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के चलते, तो वित्तीय संकट के चलते अभी कोविड-19 पैंडेमिक ने जो सिनेरियो बना दिया है हमारी इकोनॉमी का, उसके चलते सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस तरीके से जो जिंदगियां हैं, जो कम्युनिटीज हैं, ओके, तो अभी जो इकोनॉमी जो है वीक होती जा रही है, उसको दोबारा वापस से ट्रैक पर कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस के हिसाब से जिनकी जॉब्स चली गई, मिलियंस के हिसाब से लोग हैं जिनकी सैलरीज जो है बहुत कम हो चुकी है। ओके, तो आगे बात करें तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जिनके मतलब इकलौते जो कमाने वाले थे वही चले गए। ओके, तो कोविड-19 के चलते बीमारी का शिकार हो गए, तो ये तो सिनेरियो बन गया है पूरी इकोनॉमी का। तो अभी इम्पैक्टेड फैमिली जो है, तो अभी हेल्थ केयर रिस्क उनके सामने है, ठीक है, उससे भी जूझना है। और दूसरा दूसरा अगर बात करें कि जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, पैसे की कमी है, इनकम है नहीं है, तो उससे भी जूझ रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चॉइसेस, यहाँ पर 2 चॉइसेस की यहाँ पर बात करें हैं, या तो वायरस को चूज कर लो या फिर स्टारवेशन, मतलब या तो भूखमरी। तो जो वायरस से बच जाएंगे तो उनके पास पैसा तो है नहीं, ओके, तो जॉब है नहीं, जिसके चलते खाना पीना कैसे होगा। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ही अभी ये है।
ओके, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कम्युनिटीज मतलब हैंड टू माउथ है, मतलब कि सुबह पैसे कमाने जाएंगी, ओके, शाम को घर आएंगे, ठीक है, राशन खरीदेंगे, सब तभी फैमिली खाएगी। तो अब ये सिचुएशन बहुत बड़े पैमाने पर भयानक हो चुकी है भारत में। तो अभी इस आर्टिकल में ऑथर जो है ना अपने ओर से यही सुजेशन दे रहे हैं कि इस तरीके से सोल्यूशन निकालें इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस की बात करें, सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हमारे सामने हैं कि मतलब कि जिस तरीके से पर्सनल रिस्क जो हमारे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, उनको इंश्योरेंस मिल सकता है अगर वो चाहे। सेविंग्स जिनकी है अच्छी खासी बैंक अकाउंट में, तो उनको यूज करके उनका खान पान चल सकता है। अगर इनकम नहीं भी है, जॉब लॉस हो गया है, तो अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, तो उस प्रॉपर्टी को भी बेचकर जो है उनके हाथ में पैसा आ सकता है। ओके, तो अभी इस तरीके से अपना पर्सनल तौर पे जो रिस्क उनके सामने है, वो कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें जो यहाँ ज्यादातर जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, तो यहाँ पर उनको ये सभी संसाधन जो ना, इन संसाधनों से वो कवर उनके पास नहीं है इनका। ओके, तो उनके मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ज्यादातर जो भी फैमिलीज हैं, उन सबके पास कोई ना कोई किसी एक फैमिली मेंबर के पास सेविंग अकाउंट होगा, या फिर कहीं पर कोई जमीन खरीदी होगी। ज्यादातर फैमिलीज हैंड टू माउथ है, पैसा कमाएगी तभी खाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो है। तो लेकिन आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इमेजिन हम कर सकते हैं कि जैसे कोविड अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं, वो यहाँ पर उनके जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं, उनकी वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं, जिसके चलते अगर वो चाहे जब पैसे की जरूरत तो पैसा उनको मिल जाए। जैसे चाहे उनके घर हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट कुछ भी हो। ओके, मतलब कि वो उनके रहते उनको पैसा मिल जाए, लेकिन लाइफ टाइम के चलते वो एसेट्स को यूज भी करते रहे। ओके, जैसे हम घरों की बात कर ले, तो घर उनके पास ही रहेगा, लेकिन उन्हीं घर के बिना पर उनको पैसा मिल जाए। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर बात करें, तो अभी इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं, स्पेशली बैंकिंग सिस्टम में काम करता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं करता है, ये फेल हो चुका है ये, फिलहाल अगर इस मॉडल की बात करें। लेकिन फिर भी नए जो है यहाँ पर सिनेरियो जो है ना तराशे जा रहे हैं। आप आंसर राइटिंग में इसके बारे में लिख सकते हो कि अगर सोल्यूशन बताने हो कि किस तरीके से जो है लोगों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स मॉर्टगेज की। तो यहाँ पर 2007 में ये लॉन्च हुआ था लास्ट टाइम, रिवर्स मॉर्टगेज प्रोडक्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है, खासतौर पे हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर। ओके, तो ये होता क्या है, तो नॉर्मल भाषा में समझें तो ये ऐसी चीज है कि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन होंगे जिनकी एज जो है ना वो 62 या 62 से ज्यादा है, जो सीनियर सिटीजन है, अगर उनके पास अपना घर है, कोई अच्छा खासा घर है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब टूटने वाला है, अच्छा खासा घर है, तो उसी के बिना पर जो है उनको ये मॉर्टगेज मतलब लोन मिल जाएगा उनको, रिवर्स लोन इसको बोलते हैं। इसमें ऐसा होगा कि जब ये जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस हिसाब से जितना ये लोन लेना चाहे, ओके, मतलब प्रॉपर्टी के मतलब चौथे हिस्से का लोन लेना या पूरी प्रॉपर्टी का कुल लोन लेना, तो उनके हिसाब से है ये। तो जितना ये लोन लेना चाहे, तो अगर लोन उनको पैसा मिल गया, उन सीनियर सिटीजन के हाथ में पैसा चला गया, तो उनको फिर आगे फर्दर कोई जरूरत नहीं है कि महीने के हिसाब से यहाँ पर उस ब्याज की किस्तें दे बैंकों को। नॉर्मल ऐसा ही होता है कि जब कोई बोरोवर लोन उठाता है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट यही होता है कि जो लोन उठाया है उसकी ये किस्त बनती है 1 महीने की, तो हर महीने की इतनी तारीख को आपको ये किस्त देनी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर तब तक ये चलेगा लोन जब तक यहाँ पर वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती उस सीनियर सिटीजन की। और दूसरा, या फिर वो अपने घर को बेच नहीं जाते, या फिर अपने घर को छोड़कर नहीं चले जाते, मतलब उस घर में से अभी निकल गए कहीं और वो रहना शुरू कर दिए जिस घर से उन्होंने, जिन घर के यहाँ पर उन्होंने लोन लिया था। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो जो भी इंटरेस्ट होता है, ओके, महीने दर हिसाब से या साल दर के हिसाब से यहाँ पर ऐड होता रहता है। ओके, जो जो भी बैंकों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लेना होता है, जो भी लोन इन्होंने दिया होता है, जो पैसा दिया होता है सीनियर सिटीजन को, वो ऐड होता रहता है। तो यहाँ पर इसमें फायदा ये रहता है कि सीनियर सिटीजन को मंथली बेसिस पे यहाँ पर कोई यहाँ पर पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर होता है कि जो वैल्यूएशन होम की है ना, हाउस की, तो कई बार बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है कि हाउस की वैल्यूएशन से ज्यादा यहाँ पर पैसे बन गए हैं ब्याज जोड़कर। ज्यादातर यहाँ पर सरकारें यही कहती है कि जितनी यहाँ पर घर की वैल्यूएशन है उससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए, उससे ज्यादा आपकी जो लोन की किस्तें हैं, जो भी आपका अमाउंट बनता है लोन का, मतलब हिसाब किताब लगाकर, वो वैल्यूएशन जो घर की वैल्यूएशन उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लोन
यहाँ पर प्रोवाइड होता है, तो लेकिन ये एक ड्रॉबैक है सिर्फ सीनियर सिटीजन को। लेकिन यहाँ पर फेलियर की जो यहाँ पर इंसिडेंस देखने को मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करें, जैसे बहुत सारे लैंडर्स हैं, ना तो ऐसे लैंडर को देखने को मिलता है, ना ही ऐसे यहाँ पर बेनिफिशियरीज देखने को मिलते हैं कि जो सही तरीके से यहाँ पर कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखाकर जो है लोन उठा दे। तो बैंक भी जो है यहाँ पर थोड़े पीछे हटते हैं कि हम ऐसे लोन नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर अच्छा डिजाइन नहीं है, बहुत पुअर डिजाइन है इसका, जिसके चलते यहाँ पर डेवलप इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा यहाँ पर फेलियर ही देखने को मिला। तो इंडिया की बात करें तो ये इंडिया के लिए यहाँ पर इसको अनसुटेबल कहा जा रहा है। ओके, कहा जा रहा था कि अनसुटेबल है, जो सिचुएशन है हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है वो थोड़ा और है अगर डेवलप इकोनॉमी के साथ हम कंपैरिजन करें तो, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग बहुत ज्यादा है। ओके, ज्यादातर लोग हैंड टू माउथ वाले हैं, तो उनके पास तो कईयों के पास तो अपना घर भी नहीं होता। तो अपना घर ही नहीं है तो फिर अगर सीनियर सिटीजन के घर में होगा तो फिर कैसे लोन मिलेगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बैंकों की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं हम दिए, हमारे बैंकों ने दिए जब से 2007 का लॉन्च किया गया था। ज्यादातर फोकस इनका यही था, इनका जो सिनेरियो था, मानना जो था वो यही था कि अच्छी मार्केट नहीं बन पाएगी, टारगेट मार्केट जो अगर हम कहें कि सीनियर सिटीजन के हिसाब से रिवर्स मॉर्टगेज के केस में बना लें तो नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट बेनिफिशियरी के तौर पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स मॉर्टगेज की बात करें कि होम इक्विटी होता है, तो होम वैल्यू इसको आप कह सकते हैं कि होम वैल्यू रिलीज लोन, जितना आपके घर की कीमत बनती है उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बॉरोवर होता है वो सीनियर सिटीजन होता है जिसकी उम्र 60 से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर पीरियडिक यहाँ पर लमसम पेमेंट इनको मिल जाती है लोन अमाउंट की। ओके, तो जितना भी यहाँ पर इनको पैसा चाहिए होता है लेंडर से, तो उतना यहाँ पर लेंडर पैसा दे देता है। लेंडर यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर खास तौर पे हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेंडर को ही हम यहाँ पर मानकर चलते हैं, जिनको हम बैंक कहते हैं, कोई भी बैंक हो गया। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही पेमेंट को यहाँ पर बोल देते हैं रिवर्सेस। ओके, रिवर्स पेमेंट उसको बोल देते हैं जब यहाँ पर पैसे मिलते हैं। लोन मतलब जो घर की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से जो पैसा मिल गया उसको रिवर्स पेमेंट अब कहते हैं, रिवर्स लोन कहते हैं। तो यहाँ पर इस लोन को कोई भी यहाँ पर सर्विस देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तब तक है जब तक यहाँ पर वो जिंदा है, बॉरोवर जिंदा है। ओके, तो यहाँ फिर प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके चल रहा है तब तक यहाँ पर ये लोन जो है उसके ऊपर यहाँ पर रहता है। ओके, तो अगर ये सब कंडीशन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर यहाँ पर वो जो घर की जितनी वैल्यूएशन होती है तो उसके हिसाब से एक्वायर कर लेता है बैंक उसको। तो आगे यहाँ पर बात करें, जो बॉरोवर की बात करें तो यहाँ पर उनको कॉन्टिन्यूसली मतलब ये बेनिफिट जो है लोन का ये एंजॉय करते रहते हैं जब तक यहाँ पर उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर जो भी लोन टेन्योर है, ठीक है, तो वो उससे यहाँ पर दायरे से बाहर नहीं चले जाते, एग्रीमेंट से दायरे से बाहर नहीं चले जाते। तो यहाँ पर रिवर्स मॉर्टगेज की बात करके ऐसा लोन है इज ओनली टू बी रीपेड ऑन द डेथ ऑफ द बॉरोवर और एंड को बॉरोवर, जो भी यहाँ पर बॉरोवर के साथ और यहाँ पर असाइनी होगा, तो यहाँ पर अगर उनकी मृत्यु हो जाती तब ही ये रीपे होगा। जितनी भी होम की वैल्यूएशन यहाँ पर बन रही होगी तो यहाँ पर कंपनी या बैंक जो है एक्वायर कर सकती। कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन की, जो मूल रकम दी हुई है बैंक ने यहाँ पर किसी सीनियर सिटीजन को, तो उसको भी यहाँ पर जो है जो भी साथ में इंटरेस्ट भी अगर जोड़ लें तो यहाँ पर सरप्लस जो भी होगा तो यहाँ पर जो जो भी जिनकी मृत्यु हुई जो उनका घर है तो उसी से वसूला जाएगा। तो यहाँ पर लोन को प्रीपेड भी किया जा सकता है, उसके साथ भी यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है किसी भी यहाँ पर पॉइंट में, मतलब जब भी लोन लिया है मर्जी है उनकी, जब भी वो रीपे करना चाहे वो कर भी सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर एक बार ले लिया तो उनकी मृत्यु होगी तभी यहाँ पर वो जो है एक्वायर किया जाएगा। अगर यहाँ पर जो अगर जीवित है वो सीनियर सिटीजन, तो अगर समय रहते जितने देर यहाँ उन्होंने लोन उठाया, खर्चा किया, अगर उनके पास पैसा आता है तो यहाँ पर वो बीच में भी वे उनको वापस रीपे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रीपेमेंट जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे, एडिशनल चार्जेस वगैरह यहाँ पर नहीं लगाए जाते। तो यहाँ पर ये जो लोन होता है टेन्योर बाउंड होता है, यहाँ पर कोई समय सीमा यहाँ पर होती है। आगे यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम 20 साल का यहाँ पर टर्म जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इतनी टर्म होनी चाहिए 20 साल की फॉर रिवर्स मॉर्टगेज। तो यहाँ पर विद स्टॉप पेमेंट इफ द बॉरोवर आउटलिव्स द टेन्योर, मतलब कि उस समय आप पेमेंट बंद कर दो लोन की देनी जब यहाँ पर
वो उस एरिया को छोड़कर चले जाते हैं। So only residential dwellings that two primary residents and no other immovable assets are acceptable as collateral for this loan. ओके, तो यहाँ पर जो अच्छे मतलब अगर अपना जो आपका जो घर है अगर अच्छी सिचुएशन में अच्छी जगह पर है तो उसको प्रेफर किया जाता है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर कोई और जो इमूवेबल जो एसेट है मतलब जो मूव नहीं करता, जो प्रॉपर्टी है आपकी कोई भी, ठीक है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर एज ए कोलेटरल जो है एक्सेप्ट की जाती हैं इस लोन के लिए। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई इमूवेबल चीज, अगर कोई इमूवेबल एसेट जो है करेंसी के फॉर्म में या कोई किसी और चीज के फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, तो वो चीज एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यहाँ पर चाहिए अगर इस लोन के थ्रू आपने पैसे लेने हैं तो। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पर 14 साल की बात कर रहे हैं। जो रिवर्स मॉर्टेज है तो अभी भी यहाँ पर जो ना बिलो द रडार प्रोडक्ट है, मतलब लोग जा ही नहीं रहे हैं इस तरीके से लोन लेने के लिए। ओके, तो ज्यादातर जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो भी मतलब अपने आप से इतना प्रोत्साहित लोगों को नहीं करते कि आप हमसे इस तरीके का कोई लोन लीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोन्स की अभी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जा रहा है फॉर आरबीआई टू मेक एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ फैमिलीज हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स टू द कोविड पैंडेमिक। कहने का मतलब आरबीआई के लिए भी यहाँ पर ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, खासतौर पे अगर 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 इनको लागू किया जाता है वो तो यहाँ पर इमीडिएट इम्पैक्ट बन सकता है। जिन लोगों को जो कमाने वाला था जिनकी फैमिली में वो चला गया है, तो अभी घर चलाने के लिए कोई नहीं है, तो घर के हिसाब से जो भी घर का सीनियर सिटीजन होगा उसको आप लोन दे सकते हो। तो आरबीआई भी इसके ऊपर माथापच्ची कर रहा है कि क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट के उसके सामने भी है कि इसको ऐसे लागू करें या फिर ना लागू करें। तो इसको लो हैंगिंग फ्रूट इसको कहा जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को। कैन हैव ए फार सोनर डायरेक्ट स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आने वाले समय में अच्छा खासा इम्पैक्ट, स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट इसको देखने को यहाँ पर मिल सकता है कि इकोनॉमी जैसे वीक होती जा रही है, लोगों को खाने के लिए खाना मिल सकता है अगर इस तरीके से लोन प्रोवाइड हो तो। और भी यहाँ पर और जो इंटरवेंशन जो है जितने भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं उसके मुकाबले में ये सबसे बढ़िया रहेगा और जल्दी इफेक्ट डालेगा और जल्दी स्टेबलाइज करेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, जो उम्र दर है, तो ये उसको कम करें, 60 साल से नीचे करो। ओके, तो जो कि और भी जो लोग हैं इसका बेनिफिट ले सकें। दूसरा, जो लोन टू वैल्यू यहाँ पर जो रेशियो है इसको बढ़ाने की बात करें, मतलब कि जैसे किसी घर की वैल्यू बढ़ती जा रही है समय के हिसाब से, उस हिसाब से लोन का दर जो है वो भी अमाउंट जो है वो भी आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दूसरी और ये भी बात कर रहे हैं कि इंश्योर करो, असेस करो जो यहाँ पर इक्विटी, जो भी यहाँ पर वैल्यू है किसी घर की जिसके ऊपर आप लोन दे रहे हैं। ओके, मतलब कि अभी क्या वैल्यू है और यहाँ पर आने वाले समय में क्या हो सकती है जब यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आएगी। ओके, मैच्योरिटी डेट मतलब कि जब जितने यहाँ पर देर का लोन होगा, अगर 20 साल का लोन है यहाँ पर इस लोन के तहत, तो 20 साल बाद क्या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। तो ये सब चीजें अच्छे से पहले तहकीकात की जाए। ओके, इसको अच्छे से असेस किया जाए, तभी आपको पता चलेगा बैंक को कि फायदा रहेगा क्या नुकसान रहेगा। तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो उस लोन के प्रति जो ब्याज है उसको थोड़ा कम करें। चौथी बात करें जो लोन कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, लोन के लिए जो यहाँ पर अधिक से दस्तावेज देने पड़ रहे हैं या प्रॉपर्टी के और दूसरी प्रॉपर्टी के जो इंस्ट्रूमेंट जो है पेपर देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड करो, जैसे कमर्शियल लैंड हो गया, कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया। ओके, इसके अलावा और जो दूसरा तीसरा अगर घर भी है तो उसको भी इंक्लूड करो कि दूसरे तीसरे घर का भी कोलेटरल दे दो कि अगर ये इस घर के हिसाब से लोन नहीं चुका कल को, तो इन दूसरे जो प्रॉपर्टीज है उसको आप बेच के जो है लोन पूरा कर सकते हो, जो भी बैंक यहाँ पर लोन दे रहा है। पांचवी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पेपर वर्क कम करो, जो भी लोन के लिए प्रोसेस करने के लिए करते हो आप, मतलब ये फालतू का बर्डन जो है ये नहीं देना है आपको। तो इससे भी यहाँ पर लोग बचते हैं, क्योंकि जो ये पेपर वर्क होता है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ठगा भी जाता है पेपर वर्क के तौर पर भी। इससे यहाँ पर इसको कम करने की बात कर रहे हैं। छठी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितनी भी प्रोसेसिंग फीस है उसको आप जो है खत्म करो पूरी तरीके से। और यहाँ पर लैंडर्स को यहाँ पर एनकरेज करो कि वो एंगेज करें काउंसलर्स को, कि मतलब ऐसी ऑफरिंग जो है वो आगे प्रदान करें दूसरे लोगों को। और आठवीं यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ जो फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटीज है, ठीक है, इनको यहाँ पर प्रोवाइड करो, इनको कंसीडर करो, ताकि जो कि लैंडर्स को एनकरेज किया जा सके, बैंकों को एनकरेज।
और आखिर में ऑथर बात करें कि सरकार और जो हमारा रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। इसको जरूरत है कि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखें, यहाँ पर जिस तरीके से सोसाइटी को ये बेनिफिट दे सकता है, तो यहाँ पर इमीडिएट रिलीफ जो है यहाँ पर कोविड अफेक्टेड लोगों को ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से डाटा तैयार करें और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर जरूरत है जो मॉडिफाइड रिवर्स मॉर्टेज यहाँ पर जो ऑफरिंग है इनको यहाँ पर खास तौर पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनिशिएटिव उसके तहत यहाँ पर इनको यहाँ पर बढ़ाया जाए, इनको मतलब प्रोत्साहन दिया जाए कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करो। ओके, तो ज्यादातर जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट। हाँ जी। हाँ जी। आधा घंटा की टाइम हो गया? हाँ कोई नहीं, मैं तैयार का हो ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हो ना मैं। और अभी यहाँ पर बात करें ट्रेड रिकवरी के बारे में, तो भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टर वन की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, तो क्वार्टर वन 2021 की बात करें, जनवरी से लेकर मार्च तक की ये रिपोर्ट है, जिसमें अगर हम गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करें और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात करें, दोनों का अलग अलग डाटा है। 2019 का एवरेज बताया गया, 2020 का एवरेज बताया गया, तो जिसमें कि इंडिया का 26% यहाँ पर एक्सपोर्ट राइज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर 2019 का यहाँ पर बात करें, 19-20 की अगर बात करें, तो ये 7% है। ओके, तो ये सर्विसेज का आप देख सकते हो, 2% सर्विसेज में एक्सपोर्ट राइज हुआ है, तो यहाँ पर पिछली बार का -3% था। इसके अलावा बाकी देशों की भी सूची आपके सामने है, तो इंडिया भी बाकी इकोनॉमी से अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है गुड्स के मामले में। और अभी आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी ये जब भी जितने भी एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना, इस तरीके से लेक्चर को सुनना कि मतलब कि जो मैं इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूँ कि उसको दिमाग में छप जाए वो, और जब भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो उन बातों को लिखना है। तो अभी बात करें, नाउ नाउ टू होल्ड इट ऑल यूपी, कैन आदित्यनाथ अपॉइंट ए बेस्ट इन क्लास एडमिनिस्ट्रेटर टू लीड ए मेमोथ वैक्सीनेशन एफर्ट। तो आदित्यनाथ के रोल के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। लास्ट फ्राइडे की बात कर रहे हैं, मई 14 की बात कर रहे हैं कि पेपर यहाँ पर पब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन प्रोडक्शन है प्लान है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से ये बन रहा है। तो यहाँ पर 3 अभी अप्रूव्ड प्रोड्यूसर हैं वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के। पहला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का भी वैक्सीन के मामले में। दूसरा भारत बायोटेक है। तीसरा यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, जिनको अप्रूवल मिला है कि वैक्सीन बना सकते हो। तो इससे चलते यहाँ पर कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो तीनों की यहाँ पर मिलाकर अगर बात करें, तो 85.3 मिलियन शॉट्स पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर राइज हो सकती है। ओके, तो अभी इतनी है, तो राइज कितनी कर सकते हैं? जुलाई 2021 तक यहाँ पर 167 मिलियन यहाँ पर वैक्सीन डोजेस की बात हम कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, कितनी राइज हो सकती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 291 मिलियन पर मंथ यहाँ पर जा सकती है बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 2021। तो यहाँ पर जो ग्राफिक टैंक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो सॉरी, ग्राफिक्स के हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये इंक्रीज कैपेसिटी है, इसको ये बधाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है। मतलब कि आने वाले समय में जल्दी ही जो मतलब इतने जो शॉट्स हैं 1.456 बिलियन शॉट जो है, तो इन द 5 मंथ पीरियड ऑफ अगस्त दिसंबर 2021, तो इतना ये जो डालेंगे 5 महीनों में, तो अच्छी बात है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, यही नहीं कि यहाँ पर जो वैक्सीन है फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स, ओके, तो बाकी की जो बचे मैन्युफैक्चरर्स, तो वो भी यहाँ पर आएंगी, तो उससे भी यहाँ पर फायदा होगा। तो इंडिया यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो 710 मिलियन शॉट्स की होगी ड्यूरिंग अगस्त दिसंबर 2021। तो ये इन सबके अलावा की बात कर रहे हैं, ये 710 मिलियन शॉट्स की जो बात की जा रही है। तो अभी बहुत सारे राज्य ऐसे जिनकी सिचुएशन ऐसी है कि वैक्सीन है ही नहीं है, तो अभी लोग भी ना वेट कर रहे हैं कि अभी वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे जब जब तक अच्छे से सप्लाई नहीं शुरू हो जाती वैक्सीन की। तो जब तक ये चीज इंश्योर नहीं हो जाती कि अगर पहला डोज हमने आज लगवा लिया तो दूसरा भी लग ही जाएगा 4 हफ्ते के बाद, तो तब तक यहाँ पर लोग अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या बात करें, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों आंकड़ों को भी हम जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 2.16 बिलियन के आसपास डोजेज जो है हमारे सामने हो जाएगी अलग अलग कोविड वैक्सीन की दिसंबर 2021 तक। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 5% लॉस रेट भी हो यहाँ पर होगा, मतलब वैक्सीन यहाँ पर वेस्टेज भी होगी, तो 5% ये भी मानकर चलो।
इसको निकाल के यहाँ पर ये आंकड़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 बिलियन डोजेस, यहाँ पर 1 बिलियन सिटीजन की यहाँ पर बात करें कि इससे ओवर जो है हम यहाँ पर अब आने वाले समय। कि जो भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो काम कर रही है अलग अलग यहाँ पर कंपनीज जो है, अच्छे तरीके से वो लगी हुई है इस क्राइसिस के समय में। तो यहाँ पर बहुत तो ये यहाँ पर इन्होंने डाटा दिया है भारत की पॉपुलेशन का इन मिलियन के हिसाब से 2021 तक का एस्टिमेशन है खुद का। तो एज ग्रुप 18 से 44, 45 से 59, उसके बाद 60 से जो ऊपर जिनकी यहाँ पर उम्र है, टोटल यहाँ पर 18 से अब की यहाँ पर ये पॉपुलेशन यहाँ पर बताई जा रही है। रूरल और अर्बन दोनों के यहाँ पर अलग से बांट कर दिखाया हुआ है मिलियन के हिसाब से। टोटल यहाँ पर 847 मिलियन के आसपास ये पॉपुलेशन भारत की बता रहे हैं। और यहाँ पर रूरल एरियाज में आप देख सकते हो और यहाँ पर अर्बन एरियाज में देख सकते हो। ज्यादातर आबादी आपको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर भारत यहाँ पर गांव में ही बसता है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं अगर यहाँ पर 284 मिलियन लोगों को अगर हम वैक्सीनेट करना चाहें जो कि अर्बन इंडिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही इश्यूज जो निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर खासतौर पर रूरल इंडिया के क्षेत्र में है। इसी को यहाँ पर एप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर बात करें कि चलो हम फोकस करते हैं यहाँ पर भारत के सबसे बड़े राज्य के ऊपर, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से। तो इसकी 24 करोड़ के पास 24 करोड़ के आसपास आबादी हो चुकी है। ओके, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, पांचवें नंबर पर कौन है, इनका सभी सीक्वेंस वाइज मुझे आंसर करें कमेंट बॉक्स में आबादी के हिसाब से। आगे यहाँ पर बात करें कि यूपी के यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 2021 की पॉपुलेशन जो है, तो यहाँ पर की जो पॉपुलेशन की बात करें जो कि 18 साल से जैसे अबव है, तो यहाँ पर वो एस्टिमेशन यहाँ पर 221 मिलियन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो 78% या 172 मिलियन जो है वो लोग गांव में रह रहे हैं। तो रूरल यूपी की बात करें तो यहाँ पर 361 मिलियन डोजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए, तो इंक्लूडिंग 5% वेस्टेज। तो यहाँ पर 5% को जो वेस्टेज है उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड करके बात करें। तो अभी लॉजिस्टिक जो है ना, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने की यहाँ पर बात करें किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है कि इतना यहाँ पर इनको चाहिए। तो अभी है क्या सिचुएशन क्या है, तो वैक्सीन यहाँ पर चाहिए सेपरेटली यहाँ पर डिलीवर्ड हो यहाँ पर हर महीने के हिसाब से थ्रू कोल्ड चेन। मतलब कि कोल्ड चेन के देखो ये वेस्टेज जो हो रही है ना वैक्सीन किसी तरीके से हो रही है, जहां पर कोल्ड चेन नहीं है, यहाँ पर ठंडे में रखना का यहाँ पर अवस्था नहीं है, तो वहां पर ये वेस्टेज हो ही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें कि महीने दर महीना इसको थ्रू कोल्ड चेन जो है नोटिफाइड हॉस्पिटल्स में जो है भेजिए। जितने भी यहाँ पर जिले हेडक्वार्टर्स हैं यूपी के, यहाँ पर कुल मिलाकर 75 जिले हैं, तो वहां पर जो उनके हेडक्वार्टर्स वहां पर भेजिए। तो फ्रॉम देयर दीज विल नीड टू सेंड टू 3,728 dispensaries across the state, 822 development blocks ranging from Muzaffarabad in district of Saharanpur in the north to Lakshmipur in Maharajganj in the northeast, to Robustganj in Sonbhadra in the southeast, to Jakhwara in Lalitpur in the southwest। देखो ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की यहाँ पर डायमेंशन दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 75 हेडक्वार्टर्स तक आप पहुंचाते हो तो आगे उनकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी पूरे यूपी भर में डिस्पेंसरीज हैं जो कि आगे यहाँ पर छोटे स्तर पर काम कर रही है, लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, तो वहां पर उनकी गिनती बताइए, तो वहां तक वो पूरे यूपी में इसको फैला देंगे। तो यहाँ पर कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, यहाँ पर पूरे यूपी के क्रॉस यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंजिंग यहाँ पर ये इशू निकल कर आ रहा है। मतलब कि कोल्ड चेन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक वैक्सीन पहुंचानी है तो रास्ते में ही वेस्टेज हो जा रही है कि कोल्ड चेन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं। ओके, तो यही बात यहाँ पर
जो है इंपॉर्टेंटली जो है बात कही जा रही है। आगे यहाँ पर बात करें कि जितनी भी यहाँ पर डिस्पेंसरीज हैं उनको यहाँ पर चाहिए अच्छी खासी रेफ्रिजरेशन, पावर सप्लाई चाहिए। अगर पावर सप्लाई नहीं होगी, अगर रेफ्रिजरेशन की आप व्यवस्था भी कर दोगे तभी बेकार है। ओके, तो यहाँ पर टीम चाहिए नर्सेज की, डॉक्टर्स की, तो जो कि वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट कर सके, देख सके कि वैक्सीन खराब हुई है सही है। तो यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर 1 या 2 दिन की फंक्शनिंग यहाँ पर नहीं है, कम से कम यहाँ पर 3 महीने तक यहाँ पर ये सब चीजें काम करे, ये पूरी अच्छी खासी जो कोल्ड सप्लाई चेन है काम करे। और यहाँ पर दोनों की दोनों शॉट्स जो है यहाँ पर जितने भी लोगों को देनी है उस हिसाब से आपने एडमिनिस्ट्रेट करनी है कि दोनों की दोनों डोजेस अवेलेबल हो जाए हर एक पर्सन को जिनको आपने पहली डोज दे दी है। तो डाटा यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हर डे के हिसाब से एंटर करें जो लोग यहाँ पर डोज लगवाने आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इमिडिएटली जो भी यहाँ पर लोग जो है शॉट ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर एक सेंट्रल कोविन साइट जो है ना उसके ऊपर जो है उसका डाटा पूरा अपलोड करें, जो कि मतलब समय रहते रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाए, और जब भी हमें जरूरत पड़े किन लोगों को हमने सेकंड डोज देनी है तो उसकी लिस्ट पूरी हमारे हमारे सामने जो है वो खुल जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जो लॉजिस्टिक्स है, जो हेल्थ मैनेजमेंट है, अभी इन 75 जिलों की बात करें जो कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है, तो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज बहुत यहाँ पर खराब है। ओके, अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो जिसको कि सही करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आगे बात की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है वो हो सकती है कि क्लस्टर जो यहाँ पर अप्रोच है वो लगाई जाए। तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ज्योग्राफिकली कॉन्टिजियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन की यहाँ पर बात करें, जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, तो यहाँ पर जो कि 14 जिलों को जो है कवर कर सकते हैं इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। मतलब कि जितने भी आसपास के जैसे जिले 14-15 जिले हो गए, तो यहाँ पर जो मेन हेडक्वार्टर पड़ते जैसे उनका नाम रखा हुआ है, तो उनको यहाँ पर जो ना क्लस्टर बना दो कि मतलब यहाँ से आगे जो है सप्लाई भेजी जाएगी बाकी के आसपास के जितने भी यूपी के नॉर्दर्न हिस्से में या नॉर्थ वेस्ट हिस्से में जितने भी जिले पड़ते हैं। तो ये यूपी का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है ना, तो उसके यहाँ पर ये सभी जिले हैं, चाहे मेरठ की बात कर लो, चाहे मुरादाबाद की, चाहे सहारनपुर की बात कर लो, तो इनको यहाँ पर एक बेस बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इनसे ही ज्यादा जो है आगे आप फर्दर आगे बढ़ो। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे जो आज का जो पैंडेमिक है, तो एटमोस्फियर जो है पैंडेमिक के चलते बहुत यहाँ पर टफ हो चुका है, तो पॉलिटिकली भी यहाँ पर जो है काफी खराब सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, टफ है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना यहाँ पर वो नहीं हो पा रही है। तो वैक्सीनेशन अगर वाराणसी की बात करें, जौनपुर की बात करें, ओके, तो मतलब सिचुएशन बड़ी खराब है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पर जो है वाराणसी, जौनपुर यहाँ पर जो है उनको वैक्सीनेशन हमें नहीं दे पा रहे, जबकि यहाँ पर मेरठ और मुजफ्फरनगर पे यहाँ पर वैक्सीनेशन हो पा रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। सो इट विल हैव टू बी a second best, a vastly complicated big push across all districts throughout this vast state। तो इस तरीके से यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी है जिस तरीके से बेस्ट हम यहाँ पर दे सके, और मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा आबादी का फैलाव यहाँ पर हुआ है, ओके, इस बड़े यहाँ पर राज्य में, तो उसको इस ये वाली क्लस्टर अप्रोच लगाकर हम जो है यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करें कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट हमें चाहिए, जो जहां पर की मतलब फुल फ्लैज वॉर रूम हो, ओके, जो कि पूरे के पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करके चले, कहां पर क्या चीज पहुंचानी है और किस समय तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ पर बात करें फुल फ्लैज वॉर रूम इन लखनऊ लेड बाय ए टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेटर, ए सीईओ। तो लखनऊ मतलब लखनऊ जो है राजधानी है, तो राजधानी में ऐसा यहाँ पर कंट्रोल रूम चाहिए जो पूरे जिलों को 75 जिलों को कंट्रोल करके चले। तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाइए, ओके, जो यहाँ पर अकाउंटेबल हो टू नन बट द चीफ मिनिस्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल हो, और उसको किसी भी यहाँ पर ऑफिशियल के साथ लेना देना नहीं है, चाहे डीएम हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ सीएम को रिपोर्ट करेगा कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर आगे बात करें इकबाल सिंह चाहल, तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर इनके द्वारा लीड किया गया था, बीएमसी को बनाया था, तो काफी कारगर साबित हुआ। तो आगे बात करें कि ऐसा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने भी यहाँ पर यूपी के 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। देखो डिवीजन, जब भी हम किसी राज्य की बात करते हैं ना, तो एक राज्य बन गया, उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन, हर एक डिवीजन में यहाँ पर कुछ जिले होते हैं, जैसे किसी एक डिवीजन में हो सकता है 12 जिले हो, 10 जिले हो, मैं यूपी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ओके, जिसमें जिसमें से यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो वहां पर उनकी भी यहाँ पर बात करें कि उनको भी आगे लेकर आए, तो वो भी यहाँ पर कमिटेड हो कि हम जो है यहाँ पर आगे आगे काम करेंगे।
तो आगे यहाँ पर चेन के अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रॉम लॉजिस्टिक टू डिलीवरी। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना, तो उसको यहाँ पर डे टू डे बेसिस के हिसाब से और बाई और के हिसाब से हमने यहाँ पर मॉनिटर करके भी चलना है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो इस शॉर्टेज को और यहाँ पर ये वर्स ना हो जाए सिचुएशन, इसको यहाँ पर और बाय और के घंटे दर घंटे के हिसाब से यहाँ पर इसको मॉनिटर करने की बात करें तो यहाँ पर सबको लगाओ, चाहे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, चाहे यहाँ पर इसके अलावा इंप्लीमेंट कर रही है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि यूपी के बारे में क्या है, या मध्य प्रदेश की बात करें, या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बिहार झारखंड की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन मार्क की ये कैसे काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कोई मॉडल वगैरह अपनाया है कि किस तरीके से काम करना है जैसे बाकी राज्य काम कर रहे हैं। तो अभी आगे जो बात की जा रही है, वो यही है कि जो हमारे जो अभी योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, तो अभी उनका फर्स्ट टेस्ट है ये कि उनकी लीडरशिप कैसी है राज्य को चलाने के लिए। तो क्या उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है बेस्ट इन क्लास एडमिनिस्ट्रेटर की, उन्होंने अच्छे खासे तरीके से काम किया है वैक्सीनेशन फ्रंट एफर्ट के तौर पर कि अच्छे तरीके से पूरे इनके राज्य में वैक्सीनेशन पहुंचा है। कैन ही गिव हिम द ऑपरेशनल फ्रीडम दैट इज वाइटल फॉर सक्सेस एज द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे गिव टू चाहल। तो अभी जिस इकबाल सिंह चाहल की बात कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर बीएमसी को लीड किया, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी उनको, जिस तरीके से आपने काम करना है करे। ओके, तो क्या इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने जो बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनको फ्रीडम दी है। ओके, या फिर पंचायती राज में जो ब्लॉक्स हैं उनको, वहां पर जो यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं तो वहां पर उनको उनको आजादी दी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी क्या इन सब चीजों को बिना किसी इंटरफेरिंग के अलावा वो देख रहे हैं कि मतलब जो भी काम करना वो खुद अपने तरीके से कर रहे हैं, या फिर ये नहीं चाह रहे कि कोई दूसरा बंदा भी मेरे काम में इंटरफेयर करे या दूसरे किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। तो यहाँ इसके ऊपर वो क्या सोच रहे हैं। ओके, तो क्या उन्होंने जो डाटा शेयर किया है बिल्कुल यहाँ पर पारदर्शिता वहां पर दिखाई गई है। ओके, तो क्या इन्होंने यहाँ पर जो भी डिस्क्लोजर है, मतलब और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है एजवर्थ बॉक्स। तो ये कंसेप्ट होता है जिसके चलते यहाँ पर जो ना पॉसिबल रिलेशनशिप्स की यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर इसको किया जाता है इन डिफरेंस कर्व को यूज करके। ओके, तो मतलब कि किन्हीं दो एंटाइटीज को आपस में एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम कहें कि अगर एक कंट्री है उसने कितना एक्सपोर्ट किया, हमारी कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया, दोनों को एक ही बार में एनालिसिस करना है तो एक कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पर इन डिफरेंस कर्व की बात करें। दूसरा यहाँ पर बात करें, इसको जो डेवलप किया गया था फ्रांसिस जिड्रो एजवर्थ के द्वारा। तो 1845 से लेकर 1926 तक इनका ये जीवन काल रहा है। तो जिनको कि यहाँ पर इसलिए भी क्रेडिट किया जाता है कि मतलब इन्होंने कर्व्स, तो ये जो इकोनॉमी में हम कर्व्स बनाते हैं तो उनकी बात करें, जैसे ये है यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व और ये होती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ये जो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। तो बाकी जो है वो स्लोप्स हैं। तो अभी देखो, चाहे क्लॉथिंग की बात करो, फूड की बात करो, दो अलग अलग एंटाइटीज आ गई। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंट्रीज भी हो सकती हैं। हम अगर ग्रोथ के बारे में अलग अलग ईयर्स के हिसाब से हम बात करें तो इस तरीके से ये कर्व्स बनती। ओके, तो इनको हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोथिंग और फूड के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर जो लाइन दिखाई जा रही है कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। तो इसको ये दर्शाने का तरीका है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही।